हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई वढ़ाई सब मस्त चली होगी बेटा। तो बच्चों, हम लोग डिस्क्रीट मैथ्स के अगले वीडियो पर बेटा आ चुके हैं और आजकल बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक। देखो बच्चों, डिस्क्रीट मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, डिस्क्रीट मैथ्स में बेटा सेट्स भी आता है, डिस्क्रीट मैथ्स में बेटा रिलेशंस भी आता है, डिस्क्रीट मैथ्स में बेटा फंक्शंस भी आते हैं। देखो बेटा, ये सेट्स रिलेशंस फंक्शंस ये मैंने 11 12 आईआईटी के वीडियो में पढ़ाया हुआ है। और आपके जिस भी सिलेबस में अगर सेट्स है तो अगर आप मेरे 11 के वीडियो देख लेंगे तो वो कंप्लीट सेट्स है। रिलेशन अगर आप 12th का वीडियो रिलेशन वाला मेरा देख लेंगे तो उसमें कंप्लीट रिलेशन है और कंप्लीट फंक्शन भी है, और सारे लिंक बेटा मैंने नीचे इस वीडियो में दे दिए हैं। तो सेट्स डिस्क्रीट मैथ्स में सेट्स भी आता है कई जगह पर, कई जगह पर नहीं भी आता है। सेट्स भी कई बार डिस्क्रीट मैथ्स का पार्ट है। तो अगर ऐसा है तो सेट्स मैंने ये मत समझना कि वो आईआईटी 11 12 के वीडियो ना, सेट्स अगर किसी भी सिलेबस में आपके है तो वो सफिशिएंट है। रिलेशंस अगर किसी भी सिलेबस में आपके है तो वो सफिशिएंट है जो मैंने पढ़ाया। एक बार पढ़ के देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा हाँ कितनी डेप्थ में मैंने चीज़ों को पढ़ाया हुआ है। क्योंकि बेटा आईआईटी का अपना एक लेवल होता है और वो लेवल किसी भी एग्जाम से बड़ा होता है। तो कोई भी कोर्स अगर मैंने आईआईटी में पढ़ाया हुआ है, समझ लीजिए वो सफिशिएंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, है ना। तो चलिए बच्चों, मैंने बता दिया आपको, लिंक नीचे दिए गए सबके, उनको जाकर पढ़ लीजिए। और आज हम लोग बेटा मैथमेटिकल लॉजिक में आगे की कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखो बेटा, हम लोगों ने कनेक्टिव्स पढ़े थे, जैसे कंजंक्शंस है, डिसजंक्शंस है, अपना नेगेशन है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे बेटा कंडीशनल कनेक्टिव्स, है ना। हम लोग बेटा आज देखो पढ़ेंगे कंडीशनल कनेक्टिव्स। ठीक है, देखो ध्यान दीजिए। कंडीशनल कनेक्टिव्स या कंडीशनल प्रोपोजिशन, मतलब जिस प्रोपोजिशन में कंडीशनल आ जाए। कंडीशनल का मतलब मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि P इंप्लाई Q को हम लोग कंडीशनल कहते हैं, या P इंप्लाई Q ऐसे भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है ना। तो P इंप्लाई Q को लिखने के मतलब बोलने के कई तरीके होते हैं। जैसे एक तो भाई मैथमेटिकल हो गया P इंप्लाई Q। देखो इसके कई मतलब होते हैं। इसका पहला मतलब तो देखो बेटा ये होता है इफ P then Q, इफ P then Q। इसका पहला तो सबसे पहला मतलब ये होता है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं इफ P then Q। देखो दूसरा बच्चों यहां पर ये होता है कि P इज सफिशियंट, P इज सफिशियंट फॉर Q। तीसरा देखो तरीका बेटा इसको बोलने का ये होता है Q इज नेसेसरी, Q इज नेसेसरी फॉर P, है ना। चौथा देखो बेटा इसका तरीका ये होता है, इसको हम कहते हैं Q फॉलोज फ्रॉम P, Q फॉलोज फ्रॉम P। मतलब Q जो है वो P से निकला है, मतलब P इज सफिशिएंट फॉर Q। इसका मतलब ये हुआ कि अगर P हो गया तो Q का होना कन्फर्म है, एंड Q इज नेसेसरी फॉर P, है ना। Q इज नेसेसरी फॉर P का मतलब ये हो गया कि भाई कि P के होने पर Q हुआ, लेकिन Q के होने पर P होगा ये कंफर्म नहीं कह सकते, है ना। ये बात समझो, ये सब लैंग्वेज है जो अक्सर आपको प्रूफ में दिखती होगी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी सफिशिएंट। तो ये सब वही लैंग्वेज है जो हम लोगों को जनरली थ्योरम्स में दिखती है। और जब भी ये लैंग्वेज आती है, हर बार मैंने आपको समझाया है ये कॉन्सेप्ट, है ना, हर बार मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो P सफिशिएंट है Q के लिए और Q नेसेसरी है P के लिए। जैसे Q नेसेसरी है P के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि P के होने पर Q तो होगा, लेकिन Q के होने पर P का होना जरूरी नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, फिर देखो पांचवें में हम ऐसा भी कह सकते हैं P ओनली इफ Q, P ओनली इफ Q, है ना। तो ये तो ये हो गया इफ P then Q। ऐसा भी कह सकते हैं कि P ओनली इफ Q। अच्छा, 6 में देखो ऐसा कह सकते हैं Q इफ P, मतलब अगर P है तो Q होगा। अच्छा, 7th में ऐसा भी कह सकते हैं कि Q इज कंसिक्वेंस ऑफ P, Q इज कंसिक्वेंस, ठीक है, ऑफ P। ऐसा भी कह सकते हैं कि Q इज कंसिक्वेंस ऑफ P। देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे जब भी हम P इंप्लाई Q कहते हैं तो इसमें ध्यान देना कि P को हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसमें जो P होता है स्टेटमेंट, इसको हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं। P स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं।
और जो अपना क्यू स्टेटमेंट है इसको हम कंसिक्वेंट भी कहते हैं, है ना। ये बात जरा यहाँ पर समझिए, है ना, कि इफ P देन Q है तो P को हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं और Q को कंसिक्वेंट भी कहते हैं, और ध्यान रखना Q को हम कंक्लूजन भी कह सकते हैं, कंक्लूजन, और इसको हम एंटेसिडेंट भी कह सकते हैं, है ना, ऐसे। तो ये सब मतलब लैंग्वेज होती है जो अक्सर हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। P को हम हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं, एंटेसिडेंट भी कह सकते हैं, इस बात को जरा समझिए, और Q को हम कंसिक्वेंट भी कहते हैं, Q को हम कंक्लूजन भी कह सकते हैं, इस बात को जरा यहां पर समझिए। देखो मतलब इफ P देन Q को कई तरीके से लिखा जा सकता है। अक्सर ऐसा होता है सवाल में कि जैसे उन्होंने इफ P देन Q लिखा और 4 ऑप्शन दे दिए कि भाई इसमें से क्या क्या और तरीकों से लिख सकते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, P इम्प्लाई Q, है ना, इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, इफ P देन Q, और ये कई तरीकों से अलग अलग लिख सकते हैं। जनरली ये 3 ज्यादा पॉपुलर हैं, और थोड़ा बहुत पॉपुलर ये भी है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, लेकिन ये 3 ज्यादा पॉपुलर हैं। बाकी तो फिर आपको आना चाहिए थोड़ा सा। देखो यहाँ पर लैंग्वेज के बेटा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल थोड़ा सा यहाँ पर मैथ्स है ना, लॉजिकल है, लेकिन देखो ध्यान देना। अब इसमें एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है वो आती है, देखो इसका ट्रुथ टेबल, क्योंकि यहाँ पर ट्रुथ टेबल के बिना बात नहीं बनती। देखो ट्रुथ टेबल में बच्चों क्या होता है, मान लीजिए मैंने P ले लिया, Q ले लिया, और फिर मैंने P इम्प्लाई Q ले लिया। समझो जैसे ये T है, ये T है, ये T है, ये F है, ये F है, ये T है, और दोनों F है। समझो जैसे T इम्प्लाई T तो हमेशा T होगा, ठीक है। T इम्प्लाई F तो यहां पर F होगा, मतलब अगर ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो P इम्प्लाई Q वाला भी ट्रू होगा, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स होगा, और अगर ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तब भी ये ट्रू होगा। बहुत इंटरेस्टिंग। और अगर दोनों फॉल्स है तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ध्यान देना। मतलब T इम्प्लाई F के केस में फॉल्स होगा, बाकी हर जगह ही ट्रू होगा, है ना। T इम्प्लाई F के केस में ये केवल फॉल्स होगा और बाकी बच्चों हर जगह ये ट्रू होगा। जरा इस बात को समझो, ये टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात जरा समझो, ठीक है ना। T इम्प्लाई F मतलब ये T है और ये F है, तो ये F होगा, अदरवाइज हर केस में ट्रू होगा। जैसे कई बार हमसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया गया इफ 3 + 2 = 6 देन 3 > 2। हमसे कहा गया बताओ पूरा का पूरा स्टेटमेंट कैसा है, तो हम क्या करेंगे, इसको P मान लेंगे और इसको Q मान लेंगे। अब देखो P क्या है, P है फॉल्स, जबकि Q क्या है, ट्रू। तो ये वाला है फॉल्स और ये है ट्रू। इफ P देन Q, P है फॉल्स, ये ट्रू, तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, ट्रू माना जाएगा। मतलब ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, इफ 3 + 2 = 6 देन 3 > 2, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट बेटा यहाँ पर ट्रू माना जाएगा। समझो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो P इम्प्लाई Q जो है बेटा ये ट्रू माना जाएगा। इस बात को जरा यहाँ पर ध्यान से समझो, ठीक बात है ना। P इम्प्लाई Q, तो ये ट्रुथ टेबल से ही मालूम चला कि पूरा स्टेटमेंट कैसा होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसके पहले भी हम लोगों ने बेटा इस टाइप के कई अलग अलग क्वेश्चन किए हैं जहां पर हम लोग ट्रुथ टेबल से क्वेश्चन को अपने करते थे। लिखो जरा बच्चों ध्यान से, इसको पहले इसको मिटा दिया जाए, ट्रुथ टेबल को बना रहने दिया जाए। ओ मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे
ये आ जाए, आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगी। देखो बच्चों, ये मान लो क्वेश्चन है, इफ दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया देन कानपुर इज कैपिटल ऑफ यूपी। तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या होगा ये बताना है। तो दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ये मान लो अपना पी हो गया और ये ट्रू है। देन कानपुर इज कैपिटल ऑफ यूपी, और ये क्या हो गया, क्यू हो गया, और ये फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स, इफ पी देन क्यू, तो ये है ट्रू और ये है फॉल्स। तो ये ट्रू ये फॉल्स, तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या माना जाएगा, फॉल्स माना जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, है ना। पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि ये ट्रू है ये फॉल्स है। तो फाइनली पी इंप्लाई क्यू क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इंटरेस्टिंग केस देखो, ये दोनों है, ये फॉल्स है ये ट्रू है तब भी ये ट्रू, और दोनों फॉल्स है तब भी ट्रू। हो सकता है तुम्हारे गले ये बात ना उतर रही हो, लेकिन ट्रुथ टेबल यही है। अब गले उतरे चाहे ना उतरे, इसको उतारो, ये ऐसे ही है भाई। जैसे कि मान लो अगर हमसे कहा जाए कि इफ 2 लेस देन 3 देन 1, सॉरी, इफ 2 ग्रेटर देन 3 देन 1 ग्रेटर देन 2। अब पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या होगा, देखो जैसे ये हो गया P और ये हो गया Q, समझो बात को ध्यान से। तो P क्या है, फॉल्स है, और Q भी क्या है, फॉल्स है। तो अगर दोनों फॉल्स है तो पूरा का पूरा फाइनल स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा फाइनल स्टेटमेंट है ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्योंकि अगर दोनों फॉल्स हैं तो पूरा का पूरा फाइनल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू माना जाएगा। ये बात समझो, है ना। क्योंकि दोनों फॉल्स तभी तो ट्रुथ टेबल ने बेटा हमको ये बात सिखाई है कि आखिर कैसे ये ट्रू और फॉल्स हमें करना है। ठीक है, देखो जरा ध्यान दो। जैसे कि मान लो हम लोग एक दो यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, जरा इसको लिखो ध्यान से। ये ट्रुथ टेबल बनी रहने देते हैं, इसकी जरूरत हमको पड़ेगी भी कई जगह पर। देखो इसको मिटाते हैं। क्या है भरोसा आशिक दिल का, और किसी पे ये आ जाए, आ गया तो बहुत पछताएगी, ओ मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। अरे यार तुम लोग, मतलब ये गाने हैं, इनको गाने तक सीमित रखो। जो फिल्मों में सपनों की रानी दिखाते हैं ना, है ना, तो मतलब क्या बोले यार, मतलब मैं तो शादीशुदा व्यक्ति हूँ, ठीक है। तो मतलब समझ लो तुम, मतलब क्या है, ज़्यादा बोल नहीं सकता। मतलब ये वीडियो इधर उधर कहीं अगर गया ना तो मेरी भी तुम लोग जो है वो बाजे बजवाओगे अच्छे से। फिर इसलिए मतलब ये इसको गाने की तरह ही रखो, ज़्यादा इसमें ऐश ना करो। चलो खैर, देखो मान लो क्या करना है बेटा। मान लो हमसे कहा गया ट्रुथ टेबल बनाइए, P यूनियन माइनस Q और इम्प्लाई P की। मान लीजिए ये पूरा एक स्टेटमेंट है और हमको इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है। हमसे कहा गया कि इसकी ट्रुथ टेबल बनाइए, क्या होगी, है ना। देखो क्या होगा बच्चों, हमें क्या करना है, इजी है। इसको साइड में बना देते हैं कहीं, ये P और ये Q, तो P इंप्लाई Q को साइड में बना देते हैं कहीं, इसको मिटा देते हैं। ये T देन T ये F देन F, ठीक है, F देन T और F देन अगेन T। इसको यहां पर देखो बना देते हैं ना, T देन T F देन F T देन T और F देन अगेन T। यहां इसको बना देते हैं। देखो अब हमें ये ट्रुथ टेबल मान लो बनानी है। देखो कैसे बनाएंगे। मान लो ये P है, मान लो ये Q है, ये माइनस Q है, P यूनियन माइनस Q है ना। और फाइनली देखो ये P यूनियन माइनस Q और इंप्लाई P, ऐसे है। मान लो क्या होगा, देखो ये T देन F देन T F ऐसे लेके चलेंगे। सबसे पहले देखो क्या होगा,
माइनस क्यू क्या होगा, टी का एफ हुआ, एफ का टी हुआ, टी का एफ हुआ, एफ का टी हुआ। देखो अब इन दोनों का यूनियन करना है। टी एफ का यूनियन टी होता है, टी टी का यूनियन टी होता है, एफ एफ का यूनियन एफ होता है, एफ टी का यूनियन टी होता है ना। इन दोनों का हमें यूनियन यहां पर करना है। अब देखो दिस इंप्लाई पी करना है, तो टी इंप्लाई टी तो ये टी होता है, टी इंप्लाई टी तो ये भी टी होता है, एफ इंप्लाई एफ तो ये भी टी होता है, और टी इंप्लाई एफ तो ये एफ होता है। तो ये बच्चों इसकी देखो फाइनल यहां पर ट्रुथ टेबल बन गई। ठीक है ना। देखो एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमसे कहा गया कि शो दैट P इंप्लाई Q इज इक्विवेलेंट टू माइनस P इंप्लाई Q। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट हैं, ऐसा बच्चों हमको यहां पर प्रूव करना है कि दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। तो मैंने बताया था कि दो स्टेटमेंट अगर इक्विवेलेंट होंगे, मतलब दोनों स्टेटमेंट अगर एक जैसे होंगे, तो हम लोग उसकी ट्रुथ टेबल से उसको प्रूव कर सकते हैं। देखो जैसे है ना, देखो P बनाया, Q बनाया, फिर क्या बनाया, P इंप्लाई Q बनाया, फिर क्या बनाया, माइनस P बनाया, फिर बनाया माइनस P यूनियन Q। देखो ऐसे बनाया। देखो क्या हुआ, टी टी, टी एफ, एफ टी और एफ एफ। देखो इसको बनाते हैं, क्या होगा समझो, टी इंप्लाई टी तो टी हो गया, टी इंप्लाई एफ तो एफ हो गया, एफ इंप्लाई टी तो टी हो गया, ये टी हो गया। देखो माइनस पी, टी का एफ हो गया, टी का एफ हो गया, एफ का टी हो गया, एफ का टी हो गया, और इन दोनों का यूनियन टी एफ का यूनियन टी हो गया, एफ एफ का यूनियन एफ हो गया, टी टी का यूनियन टी हो गया, ये टी हो गया। देखो दोनों सेम है ना, देखो ये और ये दोनों सेम है, तो मतलब ये दोनों क्या हो गए, लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हो गए। जैसे कि मान लो अगर हमसे कोई कहे कि मैं P इंप्लाई Q लिखूं, जैसे मैंने कहा कि इफ है ना 4 ग्रेटर देन 2 देन 2 प्लस 3 इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 5, ये स्टेटमेंट है और इसके इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिखना है। तो देखो हम ऐसे लिखेंगे माइनस पी का मतलब 4 नॉट ग्रेटर देन 2 और क्यू का मतलब 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये इक्विवेलेंट है ना। इफ P देन Q, ये P है ये Q है, तो P इंप्लाई Q क्या हो गया, माइनस P और Q का मतलब ये क्या हो गया, और हो गया। तो मतलब दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। मतलब आप इसकी जगह ये भी बोल सकते हैं तो कोई बुरा नहीं मानेगा। मतलब ये स्टेटमेंट बोलिए या ये स्टेटमेंट बोलिए, दोनों सेम है, दोनों का मतलब सेम माना जाता है। अब कैसे सेम माना जाता है, मतलब तुम कहोगे सर ऐसा कैसे हो गया, आप ये मैथ्स बता रही बेटा, ऐसा होता है। मतलब ये मैथमेटिकल की जो है ना लैंग्वेज जो है ये ऐसे बनाई गई है, इसको ऐसा मानेंगे और ये बातें रियल लाइफ में भी अप्लाई हो जाती हैं, है ना। थ्योरम वगैरह में तो अप्लाई होती रहती है ना। तो ये बात ध्यान दीजिए, ऐसा हम कह सकते हैं दोनों स्टेटमेंट जो है ना ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ये बात मैंने आपको समझाई भी थी कि लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या होते हैं। अच्छा अब देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, ये ट्रुथ टेबल बनी रहने देते हैं, यहाँ पर इस सबको मिटाते हैं, है ना। देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और यहाँ पर अच्छे अच्छे दमदार वफादार क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर किए जाए। देखो जरा समझो, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ। देखो बच्चों एक और कॉन्सेप्ट समझो, अगर मैं P इंप्लाई Q लिखता हूं, ये मतलब एक मेरे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है P इंप्लाई Q। अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि इसका कन्वर्स क्या होगा, तो इसका कन्वर्स होगा Q इंप्लाई P। जैसे कोई थ्योरम होती है
तो हम कहते हैं कि यार इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू है कि नहीं है, मतलब इसका उल्टा ट्रू है कि नहीं है ना। जैसे मैंने कहा ऐसा होने पर ऐसा होगा, ये कोई थ्योरम है, तो बताइए इस थ्योरम का कन्वर्स क्या ट्रू है। तो कन्वर्स का मतलब अगर ऐसा हुआ तो क्या ऐसा भी होगा, तो ये होता है किसी चीज का कन्वर्स, है ना। तो इसका कन्वर्स ये हो गया। दूसरी बात देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है इनवर्स। इनवर्स में देखो क्या होता है, इनवर्स का मतलब होता है माइनस पी इंप्लाई माइनस क्यू। देखो कन्वर्स और इनवर्स दोनों अलग अलग बातें हैं। कई बार हमें लगता है कि जैसे कन्वर्स और इनवर्स दोनों सेम बातें ना। अब ध्यान देना, किसी भी थ्योरम में कन्वर्स और इनवर्स अलग अलग चीजें। इनवर्स का मतलब इसके नहीं होने पर क्या ये नहीं होगा, माइनस पी इंप्लाई माइनस क्यू, है ना। मतलब इस स्टेटमेंट का ये कन्वर्स है कि पी के होने पर क्यू हो रहा है, तो क्या क्यू के होने पर पी होगा, ये कन्वर्स हो गया। और इनवर्स क्या हुआ कि माइनस पी के ना होने पर क्या माइनस क्यू होगा, ये इनवर्स हो गया। तो जैसे कई बार हमें लगता है क्या है, मतलब जैसे कई बार थ्योरम में हम बोल देते हैं कि इसका इनवर्स ट्रू है क्या, तो इनवर्स नहीं, कन्वर्स। अच्छा, तीसरी बात देखो, एक टर्म यहां पर आता है कंट्रापॉजिटिव। कंट्रापॉजिटिव, देखो कंट्रापॉजिटिव क्या होता है। कंट्रापॉजिटिव बच्चों होता है कि माइनस क्यू इंप्लाई माइनस पी, मतलब इसके नहीं होने पर क्या ये नहीं होगा, है ना। तो माइनस क्यू इंप्लाई माइनस पी, ये हो गया कंट्रापॉजिटिव। इनवर्स हो गया माइनस पी इंप्लाई माइनस क्यू, कन्वर्स क्या हो गया क्यू इंप्लाई पी। समझो जरा ध्यान से। देखो जैसे हम एक काम करें यहां पर, जैसे हम लोग पी और क्यू लें, पी और क्यू लें, और देखो यहां पर हम लोग ये सारे ट्रुथ टेबल बनाए। जैसे ये टी है, ये टी है, ये टी है, ये एफ है, ये एफ है, ये टी है, ये एफ है, ये एफ है। ठीक, देखो अब P इंप्लाई Q तो बना हुआ है, Q इंप्लाई P बनाए। Q इंप्लाई P क्या होगा, है ना। देखो T इंप्लाई T T होता है, F इंप्लाई T T होता है, T इंप्लाई F F होता है, F इंप्लाई F भी T होता है। इसी का उल्टा सोचो, है ना। तो Q इंप्लाई P, T इंप्लाई T T हो गया, F इंप्लाई T, F इंप्लाई T T होता है, T इंप्लाई F, तो T इंप्लाई F F होता है और F इंप्लाई F भी T होता है। Q इंप्लाई P मतलब कन्वर्स का। देखो हम एक काम करें कि माइनस पी ले लें और माइनस क्यू ले लें। देखो माइनस पी लिया और माइनस क्यू लिया, समझो। माइनस पी का मतलब क्या होगा, टी का एफ हो गया, टी का एफ हो गया, एफ का टी हो गया, एफ का टी हो गया। माइनस क्यू क्या हुआ, टी का एफ हो गया, एफ का टी हो गया, टी का एफ हो गया, एफ का टी हो गया। अब देखो माइनस पी इंप्लाई माइनस क्यू करो, इसको बनाओ, किसको, माइनस पी इंप्लाई माइनस क्यू। देखो माइनस पी इंप्लाई माइनस क्यू को बनाओ तो एफ एफ का टी होता है, एफ टी का भी टी होता है, टी एफ का एफ होता है, टी टी का टी होता है। अच्छा अब बनाओ माइनस क्यू इंप्लाई माइनस पी का बनाओ, माइनस क्यू इंप्लाई माइनस पी का बनाओ, माइनस क्यू इंप्लाई माइनस पी, तो एफ इंप्लाई एफ हो गया टी, टी इंप्लाई एफ हो गया एफ, एफ इंप्लाई टी हो गया टी, और टी टी क्या हो गया टी। देखो जरा इसको ध्यान दो, ये क्या है, ये है माइनस क्यू इंप्लाई पी और ये है पी इंप्लाई क्यू। पी इंप्लाई क्यू देखो यहां बना, देखो ये दोनों सेम है, मतलब पी इंप्लाई क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू माइनस क्यू इंप्लाई माइनस टी, मतलब ये दोनों बिल्कुल सेम है। और ये मैथ्स की दुनिया की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरी मैथ्स की दुनिया में, पूरी मैथ्स की दुनिया में इस एक कॉन्सेप्ट ने खलबली मचा के रख दी। मतलब ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है कि इफ P इंप्लाई Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू माइनस Q इंप्लाई माइनस P, और बहुत बार हम इसको थ्योरम में यूज करते हैं। अगर आपने मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ा है, टोपोलॉजी पढ़ा है, बहुत से ऐसे जो बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स में, वहां पर बेटा इसका बहुत जबरदस्त यूज है कि P इंप्लाई Q को प्रूव करने के बजाय हम माइनस Q इंप्लाई माइनस P भी प्रूव कर सकते हैं। समझो ध्यान से। देखो जैसे कि मान लो मैंने कहा कि इफ, मतलब दोनों का ट्रुथ टेबल सेम है, P इंप्लाई Q और माइनस Q इंप्लाई माइनस P, तो दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ये बात समझना। जैसे कि मैंने कहा कि इफ फॉर एग्जांपल 4 greater than 1 then
2 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो ये इफ P इंप्लाई Q हुआ। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस क्यू का मतलब 2 प्लस 2 नॉट इक्वल टू 4 इंप्लाई माइनस पी का मतलब 4 नॉट ग्रेटर देन 1। तो मतलब दोनों के दोनों देखो लॉजिकली इक्विवेलेंट, दोनों सेम स्टेटमेंट है कि अगर इफ P देन Q है तो मैं माइनस क्यू देन P देन माइनस P को लिख सकता हूं। जैसे बहुत से थ्योरम में क्या होता है कि हमें ये प्रूव करना है तो हम उसकी जगह ये प्रूव करना ज़्यादा इजी होता है, ऐसा करते हैं हम, ये बात ध्यान देना। और इस पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने बताया था कैलकुलस में अक्सर कि डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, देन नॉट कंटिन्यूटी इंप्लाइज नॉट डिफरेंशियबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट है कैलकुलस का, बहुत इंपॉर्टेंट। वहाँ पर देखो इसका यूज़ है कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होता है, आपने पढ़ा होगा शायद, और नहीं पढ़ा तभी समझ लो। फंक्शन डिफरेंशिएबल होने पर कंटिन्यूअस होता है, और ये कहता है कि नॉट कंटिन्यूअस होने पर नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। ये बात यहीं से मालूम चली है ना। बहुत जगह पर मतलब मैथ्स में कभी भी अगर P इंप्लाई Q है, किसी भी क्वेश्चन में अगर P इंप्लाई Q है तो माइनस Q इंप्लाई माइनस P हर बार आप लिख सकते हैं, है ना। मैथ्स में अगर कभी भी P इंप्लाई Q है, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि इफ A ग्रेटर देन B देन A प्लस C ग्रेटर देन B प्लस C, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि इफ A प्लस C नॉट ग्रेटर देन B प्लस C देन A नॉट ग्रेटर देन B। देखो ध्यान रखना बेटा, A ग्रेटर देन B का जो निगेटिव है ना वो A लेस देन B नहीं लिखना, क्योंकि अगर A ग्रेटर देन B है तो इसका निगेटिव मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है। हाँ, इसका निगेटिव आप ये लिख सकते हो A लेसर इक्वल टू B, ये तो इसका निगेटिव ठीक है, क्योंकि अगर A B से बड़ा है तो उसका निगेटिव ज्यादा सही होगा कि ऐसे लिखते हैं, है ना। A ग्रेटर देन B का जो निगेटिव है वो ऐसे लिखते हैं A नॉट ग्रेटर देन B, मतलब A B से बड़ा नहीं है। अगर A B से बड़ा नहीं है तो या तो छोटा होगा या बराबर होगा। तो A ग्रेटर देन B का निगेटिव कभी भी ये नहीं लिखना A लेस देन B, या तो ये लिखो या ये लिखो, दोनों ही सही है, ध्यान देना। तो वो चीज देखो यहाँ पर भी, मतलब अगर इफ P देन Q है तो आप इफ माइनस Q देन माइनस P हर बार हर समय मैथ्स की दुनिया में कभी भी इसको लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तभी बेटा मैं इस पर इतना जोर दे रहा हूँ, ये बहुत जगह पर आता है। तो मतलब ये जो लॉजिकल हम पढ़ रहे हैं ये बेकार का टॉपिक नहीं है। कई लोग सोचते हैं अरे क्या यार बेकार का ना, ये पूरी मैथ्स को बेटा ना उसके बेसिक को चेंज कर देता है जा करके। तो जैसे जैसे आगे आप पढ़ोगे मैथ्स में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे तो इस बात को गहराई से महसूस करेंगे। जिनको केवल एग्जाम पास करना, अरे 4 सवाल करो यार, आगे बढ़ो, एग्जाम पास करो, क्या रखा है, तो नहीं रखा है तो फिर बाद में क्या होगा, फिर बेरोजगार बनोगे, पढ़ लिख कर कहोगे साहब बेरोजगार हो गए, एमएससी कर लिया लेकिन साहब नौकरी तो है ही नहीं। फिर नौकरी के लिए क्या करोगे, सरकार को कोसोगे सरकार नौकरी नहीं देती साहब। अरे भैया क्या क्या मतलब 140-45 करोड़ के देश में सरकार सबको नौकरी कैसे दे देगी, है ना। सरकार को कोसना शुरू कर, अरे किसी को नहीं कोसो, किसी के आगे क्यों हाथ फैलाते हो नौकरी के लिए यार, तुम्हारे पास क्या अपना दिमाग नहीं है क्या, क्यों, मतलब आप अभी मतलब आत्मसम्मान आपका क्यों नहीं जागता, मैं क्यों किसी के आगे हाथ फैलाऊं कि नौकरी मांगने गए साहब, साहब नौकरी मांग रहे हैं, नौकरी के लिए साहब वो मतलब आंदोलन कर रहे हैं, नौकरी चाहिए। अरे क्यों नौकरी चाहिए यार, है ना। अपना भी तो कुछ, इसे कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, कि नहीं मुझे जरूरत नहीं किसी से मैं नौकरी मांगू, है ना। ऊपर वाले ने मुझे दिमाग दिया, हाथ दिए, पैर दिए, मैं दुनिया को नौकरी दे दूंगा। अरे हमें क्या तुम नौकरी दोगे यार, ये सोच होनी चाहिए। अरे तुम हमें क्या नौकरी दोगे, मैं लोगों को नौकरी दे दूंगा। तो वही बेटा कुछ सोच लेकर मैं आया हूं कि मैं किसी से नौकरी मांगने नहीं जाता, बल्कि मैं बहुत से बच्चों को पढ़ा लिखा करके उनको नौकरी दे देता हूं। और यही काम आप भी कर सकते हैं, आप बहुत से बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उनको नौकरी दे दीजिए। भाई ठीक है, एग्ज़ाम पास कर लिया, अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकला तो हमने पास तो कर लिया, और अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम है तो हम पास करेंगे, अच्छे नंबर से पास करेंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे ना हम उसमें कि देखो हमने एग्ज़ाम पास किया है तो नौकरी मिली। अब ये नहीं कि आता रहता कुछ नहीं, एग्ज़ाम भी पास नहीं कर पा रहे फिर भी नौकरी मांग रहे हैं। मांगो नहीं, दो दो लोगों को दो, मांगने वाले नहीं बनो, देने वाले बनो। हिम्मत, हौसला, मजबूती, ताकत, दो लोगों को दो, नौकरी देना चाहिए। तो वही काम बेटा तुम भी करो, पढ़ाओ लिखाओ, बच्चों को पढ़ाओ, है ना। बहुत ज़्यादा पैसे की चिंता नहीं करना,
पढ़ाओ, जो पैसा दे दे अच्छी बात है, जो गरीब है उसको ही पढ़ाओ, कि नहीं सब लोग पढ़ो, आओ हम 100 लोग मिलके पढ़ेंगे और मैथमेटिक्स को ताकतवर बनाएंगे। ठीक है, हम अपने मैथ्स को ताकतवर बनाएंगे, ताकतवर बना करके अपनी टेक्नोलॉजी को ताकतवर बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने देश को मजबूत बनाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आएगा। खैर बेटा, बातें तो क्या मतलब, बहुत बार ये बातें बच्चों को बताता हूँ मैं, है ना। अचानक ही कभी कभी मुझे लगता है यार बच्चों को कुछ अच्छी बातें बतानी चाहिए, क्योंकि टीचर का काम अकेले पढ़ाना नहीं है। टीचर का काम उसकी जो है ना मेंटल एबिलिटी को भी जगाना है, उसकी मानसिक मजबूती, दिमागी मजबूती को भी उसको आगे बढ़ाना है, कि बच्चा कितना मेंटली टफ है ना। मेंटली टफ का मतलब, आप मेंटली टफ का मतलब ये नहीं कि आप किसी से छीन लें, लड़ाई झगड़ा करें ना, ये मेंटली टफनेस नहीं है। मेंटली टफनेस ये है कि हम कितना ज़्यादा परोपकार कर सकते हैं पब्लिक पर, है ना। ये कोई ताकत तो उसका वो नमूना नहीं है कि कोई जा रहा था हमने छीन लिया तो हम ताकतवर बन गए। क्या ताकतवर बन गए यार, तुम लोगों को दो, प्यार से दो, कि हाँ मेरे पास ज़्यादा है, मेरे पास नॉलेज है मैं दूंगा, मेरे पास पैसा है मैं दूंगा, मेरे पास रोटी है मैं दूसरों को दूंगा। देने वाले बनो, खींचने छीनने वाले नहीं। अपनी ताकत को छीनने में नहीं एनर्जी करो, अपनी ताकत को दूसरों से लड़ने में वेस्ट नहीं करो, अपनी ताकत को दूसरों के परोपकार के लिए करो, कि भाई हम दूसरों को मतलब देते हैं चीज़ों को, है ना। जो भी हम अच्छी बात है, अपना नॉलेज है वो बच्चों को बांट सकते हैं। तो कुछ ऐसी ही सोच आपको रखनी चाहिए। और मतलब क्या बताऊँ, ये जोश कभी कभी आता है मेरे अंदर, तो आपको थोड़ा सा जोशीला भाषण दे देता हूँ। कई लोग इसमें ही बुराई करते हैं, सर क्यों लेक्चर देते हो, खाली पढ़ाओ। नहीं, ये मेरी आदत है, मैं ऐसा करूँगा, ये मेरी हैबिट है, मैं ऐसा करता हूँ बेटा, मैं मजबूर हूँ इस चीज़ से। मैं बच्चों को मतलब मॉरल एजुकेशन भी देना चाहता हूँ, मतलब देता रहा हूँ। जो बच्चे मुझसे पढ़ते रहे हैं ऑफलाइन वो जानते हैं इस बात को। मोटिवेशन बच्चों में पैदा होना चाहिए, बच्चों में आत्मसम्मान की भावना जागनी चाहिए, कि नहीं हमें आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है। तो कर होगा, धीरे धीरे करके होगा। चलो खैर ठीक है। अगर बेटा मेरी बात ख़राब लगी तो मान लेना यार, 10 मिनट किसी बेकार आदमी ने ख़राब कर दिए, और अगर अच्छी लगी हो तो मान लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं दोनों में खुश हूँ, मैं हर समय खुश हूँ, है ना। ख़राब लगे तो बहुत से बच्चे कमेंट उल्टा सीधा लिख देते हैं, कोई बात नहीं, मैं कभी बुरा नहीं मानता। जैसी जिसकी मतलब थिंकिंग है वो वैसे ही चीज़ों को लेता है। अच्छी बात है, अच्छी बात को लेना चाहिए दिमाग में। चलिए कर, है ना। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी स्टेटमेंट और उसका जो कंट्रापोजिटिव होता है ना, वो हमेशा आपस में सेम होते हैं, वो दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो खैर ये हम लोगों ने आज अपना कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा। अब एक बाई कंडीशनल भी होता है, मैं सोच रहा हूँ उसको अगले वीडियो में बनाऊंगा, जिससे कि बच्चों को अलग अलग मिलेगा तो अच्छा रहेगा उनके लिए भी, ठीक है बच्चों। तो मस्त होके पढ़ना है, एंजॉय करना है, टेंशन नहीं पालनी है, पढ़ाई में बेटा खो जाना है, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।